Before we continue the video, click the subscribe button, make it grey and hit the bell icon. Hello friends, this is the third part of the video of the chapter Crop Production and Management for class 8. In this video, we are going to continue the agricultural practices. In the last part of the video, we covered 3 steps: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer. I will drop the link on the I button and description box. Now, the fourth step is irrigation. As you know very well, all the organisms that are found on the earth require food, air, and water for their survival. Similarly, the crops require water for their proper growth. And this supply of water to the plants at regular interval is called as the irrigation. Sources of water: well, river, lakes, tube wells, etc. Traditional method of irrigation. कुछ ट्रेडिशनल मेथड जिनका प्राचीन काल से यूज कर रहे हैं: मोट, चेन पंप, टिकली, रहट। ट्रेडिशनल मेथड जो है सस्ते जरूर होते हैं परंतु एफिशिएंट कम होते हैं। पंप्स का यूज जो है वाटर को लिफ्ट करने में करते हैं। आजकल जो है ये पंप इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस और सोलर एनर्जी से चलाए जाते हैं। जब किसी पंप को नैरो वेल से पानी निकालना होता है तो उसे कहते हैं ट्यूबवेल। आज की डेट के अंदर इनका यूज लगातार बढ़ रहा है जिससे वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा है। यहाँ कुछ ट्रेडिशनल मेथड की पिक्चर शो की गई है, जैसे मोट, चेन पंप, टेगली और रहट। इसे देख के आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में इरिगेशन के लिए जो फार्मर्स मेथड यूज करते थे वो दिखाए गए हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में 2 टाइप्स के मेथड आते हैं। एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि पानी जो है इस प्रकार क्रॉप के ऊपर जाता है कि जैसे रेन हो रही हो। इसमें क्या होता है कि फील्ड के अंदर पाइपलाइन का जाल बिछा दिया जाता है और जगह जगह परपेंडिकुलर पाइप ज्वाइन किए जाते हैं और उनके टॉप के ऊपर एक नोजल होती है। जब पानी प्रेशर के साथ इन पाइप में जाता है और नोजल में से एस्केप होता है, ये ऐसा लगता है कि जैसे रेन हो रही हो, बारिश हो रही हो, रेन हो रही हो। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसका यूज अनइवन लैंड के ऊपर भी कर सकते हैं जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो, और साथ साथ इसका यूज सैंडी सॉइल में भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें भी पाइपलाइन का जो जाल है, नेटवर्क है, पूरे फील्ड में फैला देते हैं और इसमें क्या होता है कि जगह जगह होल्स होते हैं जिनसे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट की पोजीशन पर गिरता है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पानी की बचत होती है, अर्थात पानी वेस्ट नहीं जाता। और ये जो पानी जो इसकी रूट्स में गिरता है, ये सारा पानी प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पानी की वेस्टेज भी नहीं होती। इसका फायदा क्या है कि हम प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर की वेस्टेज कम होती है और पानी का यूज भी कम होता है। इसका यूज उन एरिया में काफी अच्छा होता है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है। Protection from weeds. What are weeds? Weeds are the unwanted plants or undesirable plants that grow with the main crop, and these plants compete with the main crop for air, water and sunlight. जो भी न्यूट्रिएंट जो
क्रॉप को प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जो अनवांटेड प्लांट है जो मेन क्रॉप से उग जाते हैं, ये उसे ले लेते हैं, जिससे मेन क्रॉप की जो ग्रोथ है रुक जाती है। और इनका रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वीड्स, उसे कहते हैं वीडिंग। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली और केमिकली। मैनुअली में क्या होता है कि प्लांट्स को जड़ से उखाड़ना या रूट के नजदीक से काटना, किसके द्वारा? खुरपी के द्वारा। इस प्रकार हम मैनुअली जो है इसको हम खत्म कर सकते हैं। केमिकली हम वीडीसाइड का यूज करके कर सकते हैं। वीडीसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ गिवन है 2,4-D। हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसकी जो कटिंग की जाती है उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज द हार्वेस्टिंग। इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मैकेनिकली भी कर सकते हैं। मैनुअली हम सिकल के द्वारा, एक प्रकार से हम इसे बोलते हैं दराती, यू शेप की होती है, या कर सकते हैं आप सी शेप की होती है, और उसके एक एंड के ऊपर हैंडल लगा होता है। मैकेनिकली जो है आजकल हम कंबाइन या हार्वेस्टर के द्वारा ऐसे कर सकते हैं। कंबाइन में क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों साथ लगे होते हैं, जिससे हम जो हार्वेस्ट को, मतलब क्रॉप को उसी टाइम प्राप्त कर लेते हैं। यहां आप पिक्चर में देख रहे हैं, दो डायग्राम देख रहे हैं, एक तो है थ्रेशिंग का, दूसरा विनोइंग का। थ्रेशिंग एक प्रोसेस है जिसमें हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। इसे मैकेनिकली भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। मैकेनिकली आप पिक्चर में देख रहे हैं, विनोइंग, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, मतलब कि जो चाफ होती है, चाफ मतलब सीड के ऊपर का हिस्सा, उसे चाफ बोलते हैं, उससे सीड को अलग करना, वो कहलाता है विनोइंग। इसे मैकेनिकली भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज। अगर हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड हमें या कुछ तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो इसलिए कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसमें मॉइस्चर होती है, साथ में उस पर पेस्ट के अटैक होने का काफी खतरा रहता है। इसलिए जो है उनको स्टोर करने से पहले सनलाइट के अंदर प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट का अटैक कम से कम हो। इसे हम जूट बैग में या मेटालिक बिन्स में रख सकते हैं, और स्टोर करते वक्त इसमें कई बार हम नीम की पत्तियां भी मिला लेते हैं, जिससे कीड़े नहीं पड़ते उसके अंदर। आप देखते होंगे घरों में जब हम दालें वगैरह लाते हैं, अगर हम उस समय तक उसे यूज नहीं कर पाते तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं पेस्ट। और लार्ज स्केल पर स्टोर करने हम ग्रैनरीज और साइलोस का यूज करते हैं, जिनकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जैसा कि बुक में दिया गया है कि एनिमल से हमें फूड मिलता है, और इसके लिए हम एनिमल को रियर करते हैं। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर फूड ऑन लार्ज स्केल is called as the, yeah, is known as the animal husbandry. Basically, we rear the animals like cows and buffalo for milk, and other animals like goat for meat, and poultry for eggs. और कुछ लोग जो है अपनी डाइट को पूरा करने के लिए या डाइट के लिए फिश का भी यूज करते हैं। एक प्रोडक्ट हमें और मिलती है एनिमल से, जिसे हम कहते हैं हनी। हनी मिलती है हमें हनी बी से। ये जो एनिमल प्रोडक्ट है, they are the integral part of our food and food products. So this is all about our chapter crop production and management.
I hope you are able to understand this chapter properly. If yes, then please do comment in the comment section. Your feedback really motivates me. Thank you.